एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान से हार के बाद भारत को श्रीलंका के खिलाफ भी कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दुबई में आखिरी ओवर तक चले एक और रोमांचक मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। श्रीलंका ने भारत से मिले 174 रनों के लक्ष्य को 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। श्रीलंका ने लगातार 2 जीत के साथ फाइनल में कदम रख लिया, जबकि भारत पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 72 रन बनाए, जबकि चहल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। आज कन्याकुमारी से कांग्रेस की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस की यह पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पदयात्रा लगभग 150 दिनों में समाप्त होगी। राहुल गांधी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। ये यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को मात देने के लिए राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी आज सुबह श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक में एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। उसके बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन उनको तिरंगा भेंट करेंगे। फिर राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया है और आम जनता से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाजें हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हो, वो उनकी समस्याओं की बात करें। उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में। कितने भी समय के लिए आप जुड़ सकें, आपके शहर में से निकल रही हो या आसपास से निकल रही हो, आइए, जुड़िए, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्रयास है। इस देश की राजनीति में बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस देश की मजबूती को आगे लाएं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। शेख हसीना आज भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक को संबोधित करेंगी। साथ ही भारतीय कारोबारी प्रतिनिधि मंडलों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कल राजस्थान के अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाएंगी। आपको बता दें, मंगलवार को शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई थी। भारत बांग्लादेश के बीच कई MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज से 2 दिनों का हरियाणा दौरा है। केजरीवाल हरियाणा से अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे दोनों नेता हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शाम के 3 बजे स्थानीय युवाओं के साथ टाउन हॉल में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल और मान सोनाली फोगाट के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को नए सिरे से जोड़ने में जुट गए हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने लेफ्ट के नेताओं समेत कई दलों के कद्दावर नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकातें की। आज नीतीश कुमार शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शाम 5:45 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सुप्रिया सूले से दोपहर 3 बजे, जबकि दीपांकर भट्टाचार्य से नीतीश कुमार की मुलाकात सुबह 10 बजे प्रस्तावित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। मिशन 2024 की तैयारियों को धार देने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी खेमे को एकजुट करने में लगे हैं। कल नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार ने लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार मिले। उधर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ बाहर आए और कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी में जो भी करना है इन्हीं को करना है। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सर? सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। जानते। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत
विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी विधायक राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति से होने वाली आज की मुलाकात रद्द हो गई है। हालांकि मुलाकात रद्द होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल से अधिक का समय बचा हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियों और रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को और मजबूत करने की कवायद की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। बीजेपी नेताओं की बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। लाभ के पद मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन खबर है कि आज राज्यपाल दिल्ली से लौटते ही सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला सुना सकते हैं। सोरेन सरकार के पास बहुमत है। इन सबके बीच राजभवन अभी भी खामोश है। राज्यपाल अभी भी दिल्ली में है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राज्यपाल आज दिल्ली से लौट सकते हैं और लौटते ही वो सीएम की विधायकी पर अपना फैसला लेंगे। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर चुनाव आयोग ने राज्यपाल के पास उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू में हैं और लगातार कई डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए नेता कार्यकर्ता और कुछ अन्य पार्टियों से आए नेता कार्यकर्ताओं से भी आजाद मुलाकात कर रहे हैं। वहीं कल यानी 8 सितंबर को गुलाम नबी आजाद अपने होम टाउन बदरवाह जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आज दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल दिया जाएगा। इसके लिए आज एनडीएमसी की बैठक में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नाम बदलने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और एनडीएमसी के दफ्तर देर रात तक खुले रहेंगे। दरअसल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लंबे समय से आरोप लगा रही है। इसके खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि प्रस्ताव को अगले सप्ताह होने वाली बैठक में सदन की परामर्श समिति के समक्ष रखा जाएगा। बंगाल सरकार का मानसून सत्र 14 सितम्बर को शुरू होगा और 22 सितम्बर तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर अब सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर है। यदि कोई सरकारी अधिकारी विदेश यात्रा पर जाता है तो उसको खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। पूरी जानकारी भी देनी होगी। आप क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस होटल में ठहरेंगे, कितना खर्चा आएगा, इसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी। सभी बिल जमा करने होंगे। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने आज राज्य सचिवालय में प्रशासनिक बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज का आकलन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मंगोलिया दौरे से जापान की यात्रा के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह और जयशंकर जापान में अपने समकक्षों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय की बैठक करेंगे। दोनों ही नेता 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जापान के महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह और जयशंकर 5 दिन के मंगोलिया और जापान दौरे पर हैं। कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, यानी कि बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। गडकरी ने कहा कि कार के पीछे बैठने और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा लगता है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार जब डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में इनेलो एक बड़ी रैली करने जा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम देवीलाल की जयंती के मौके पर आयोजित इस रैली में विपक्षी दल एक साथ नजर आएंगे। रैली में नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए कई बड़े नेताओं को रैली का निमंत्रण भेजा गया है। दरअसल मिशन 2024 के लिए विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। इस रैली के जरिए विपक्ष के नेता एकजुट होकर विपक्षी एकता का प्रदर्शन करेंगे। गाजियाबाद के राजनगर सोसाइटी के लिफ्ट में डॉगी के काटने के बाद बच्चे के पिता ने तुरंत बच्चे के साथ आकर बदमिजाज, बेदिल, असंवेदनशील महिला का वीडियो बनाया है। मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है। मेरे बच्चे को काटा इसने और इसको, इस लेडी को इतनी अकल नहीं है, ये B2 में पॉटी कराने लेकर के आई है इसको। मामले में सीओ आलोक दुबे का कहना है कि नंदग्राम थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
डॉगी की मालकिन का नाम पूनम चंडोक है। जांच में पता चला है कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद के राजनगर सोसाइटी के लिफ्ट में डॉगी के काटने के बाद नगर निगम ने एक नोटिस लगाया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जिन्होंने भी अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द करा लें, नहीं तो नगर निगम 5000 का जुर्माना लगाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी मेंटेनेंस ऑफिस में जमा करने को कहा है। डॉगी को टहलाते वक्त उसके मुंह पर मजल अनिवार्य है। डॉगी के गले में पट्टा होना चाहिए। डॉगी को घुमाते समय सड़क, पार्क, सोसाइटी या सार्वजनिक जगहों को गंदा ना करें। डॉगी की वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से सटे बागुई आटी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 1 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं देने पर 2 छात्रों का अपहरण कर हत्या कर दी गई। दोनों छात्रों के शव उत्तर 24 परगना से बरामद किए गए हैं। मृतक छात्रों के नाम अतनु दे और अभिषेक दस्कर है। आपको बता दें कि दोनों छात्र 22 अगस्त से लापता थे। वहीं इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पैसों के विवाद में पड़ोसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी कभी सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों के घुसपैठ मार्ग और लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब गुरेज घाटी भारतीय सेना के प्रयासों से भारत का सबसे अच्छा ऑफ बीट पर्यटन स्थान है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के हिस्से में नागरिक प्रशासन के साथ भारतीय सेना की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि 2021 की गर्मियों के बाद से लगभग 0.4 मिलियन पर्यटक गुरेज घाटी का दौरा कर चुके हैं। वहीं गुरेज घाटी को भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट पर्यटन स्थान होने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां लेवाना होटल मालिक राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल, रोहित और जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि लेवाना होटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। एएसआई हजरतगंज दयाशंकर त्रिवेदी की तहरीर पर होटल मालिक व जीएम के खिलाफ लापरवाही व गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि दिवंगत बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की उम्र अभी मात्र 15 साल है। सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद उनकी बेटी यशोधरा ही उनके सारी संपत्ति की वारिस है। माँ बाप की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात यशोधरा के जीवन की सुरक्षा हरियाणा पुलिस का दायित्व बनता है और जब तक सोनाली फोगाट के केस की जांच चल रही है, तब तक उनकी बेटी यशोधरा को पुलिस सुरक्षा दी जाए। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश यूरी ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि वो आज सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध कर सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शिवसेना पर वर्चस्व के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया था। दिल्ली, यूपी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयते उलमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने नोटिस के बाद यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जो कार्रवाई हुई वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई। अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई का दंगों से कोई संबंध नहीं है। दंगों के मामले में अलग से कार्रवाई हुई है। जिन अवैध निर्माण को हटाया गया है, उनको हटाने के लिए नोटिस पहले से ही जारी कर दिया गया था। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी की बेल पर आज इलाहाबाद में सुनवाई होगी। सीबीआई के वकील ज्ञान प्रकाश मामले से हट गए हैं, जिससे पिछली डेट पर सुनवाई टालनी पड़ी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने पिछली सुनवाई पर इस केस से अपने को अलग कर लिया था। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताए थे। इसके बाद ये केस चीफ जस्टिस के पास चला गया था। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कई तीखे सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या
स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी पहनने की इजाजत दी जा सकती है? क्या उन्हें मिनी मिडी या कुछ भी पहनकर आने की छूट दी जा सकती है? दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च के अपने फैसले में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट आज दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आसाराम ने उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक और उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि गुजरात की उनकी एक पूर्व भक्त ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। अजमेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। दुर्घटना में एक बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केकड़ी सरवाड़ के पास मध्य प्रदेश रोडवेज की बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुट गई है। प्रयागराज इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। ऐसे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके में भारी बारिश की वजह से एक जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी में लगातार मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला मऊ जिले का है, जहां माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर प्रशासन का चाबुक चला है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उमेश सिंह की तरफ से अपने व अपनी पत्नी शीला के नाम पर खरीदी गई भूमि पर बने मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जमीन और घर की कुल कीमत 46 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। उमेश सिंह पर कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। यूपी के करहल के मानिकपुर गांव से दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाथों में बंदूक लेकर एक युवक घूम रहा है। नाबालिग जब स्कूल जाती है तो वो नाबालिग को छेड़ता है। जब लड़की का भाई दबंग से बात करने गया तो उसने उसके भाई की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों गुटों में बहस शुरू हो गई। आरोपी की जब लड़की का पिता थाने गया तो पुलिस ने उसी के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, तब जाकर मामला दर्ज किया गया। झांसी में जीआरपी का सिपाही एक यात्री के लिए देवदूत बन गया। सिपाही ने चलती ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में फिसले यात्री को बचाकर उसको जीवन दान दिया। दरअसल झांसी ऑपरेशन मिशन जीवन रक्षा के तहत जीआरपी सिपाही ओम प्रकाश ड्यूटी पर थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान एक यात्री स्लीपर कोच में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान नीचे गिर गया, लेकिन सिपाही ओम प्रकाश ने दौड़कर यात्री को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। सिपाही की बहादुरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में शराब की तलब 2 चोरों को शराब की दुकान तक खींच लाई, जहां दोनों चोरों ने पहले तो दुकान की दीवार में सेंध लगाई और फिर दुकान के अंदर जाकर जमकर जाम छलकाए। इससे पहले कि चोर शराब और कैश लूटकर फरार हो जाते, गश्त कर रही पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया तो देखकर हैरान रह गई। चोर दुकान की दीवार काटकर अंदर घुसे हुए थे। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। चोरों की पहचान सतीश मुन्निया के तौर पर हुई है। असम के गोलपारा जिले में एक मदरसा और एक घर को लोगों ने गिरा दिया। लोगों ने जिहादी गतिविधियों का आरोप लगाकर मदरसा और उसके सटे आवास को ढहा दिया। ध्वस्त किए गए मकान में 2 बांग्लादेशी रह रहे थे, जिन पर जिहादी गतिविधियों का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जिहादी गतिविधियों के आरोप में जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों आरोपी जहांगीर और अनिमुल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी है। राजस्थान के बीकानेर से पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम प्रीतदान चारण है, जो बीएसएफ में जवान के पद पर कार्यरत है। प्रीतदान लोगों को राजस्थान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर के साथ अच्छी जान पहचान का झांसा देकर राजस्थान पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगता था। इसके जाल में फंसे एक शख्स सुनील ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद नया शहर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने रेल विभाग के नाम पर चल रहे फर्जी जॉब रैकेट में बड़ी गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने इसमें अब तक 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जांच में पाया कि दिल्ली और पास के कुछ राज्य से जॉब रैकेट चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और फिर इन नटवर लालों के गैंग को धर दबोचा। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर इनसे पूछताछ कर रही है।
वडोदरा पुलिस को बच्चा चोर गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने सलाटवाड़ा विस्तार में 8 दिन की बच्ची का सौदा करने आए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को दिल्ली से लाया गया था। पूजा और उसके भतीजे को दिल्ली की प्रियंका ने ये काम दिया था। वडोदरा में एक बंगाली कपल को यह बच्ची देकर पैसे लेने थे। पूजा के पास बच्ची का पंजाबी में लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट भी मिला है, इसलिए वडोदरा पुलिस दिल्ली की प्रियंका और बच्ची का पंजाब कनेक्शन ढूंढ रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें 3 बसें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बता दें कि गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित सीआरपीएफ चौक के पास खाली जगह पर बने पानी की टंकी के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां सड़क पर जल जमाव होने से ट्रैफिक मूवमेंट भी धीमी हो गई है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों हाटी गांव, चांदमारी, जीएस रोड, जटिया, रुक्मिनी गांव, उलीबारी में पानी भर गया है। भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को हिदायत दी गई कि अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश जाएंगे। इस दौरान एमपी के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से आने वाले चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 70 सालों बाद देश की सरजमीन पर चीता दिखाई देगा। ये चीते अफ्रीका के नामीबिया से चीता प्रोजेक्ट के तहत लाए जा रहे हैं। पीएम के मध्य प्रदेश के दौरे की जानकारी खुद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। आपने कहावत तो सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन इस कहावत को एक टीचर ने नकारते हुए पढ़ाई का एक ऐसा तरीका इजाद किया है, जिसमें खेल के रूप में बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे बच्चों की रुचि अब पढ़ाई में काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें मेरठ के एक निजी स्कूल की हैं, जहां बतौर शिक्षिका तैनात पूजा शर्मा अध्यापकों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। वो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं और कठिन से कठिन विषय भी बच्चों को आसानी से समझा देती हैं। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री उमेश कट्टी का मंगलवार रात करीब 10 बजे एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 61 साल के थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। बोम्मई ने कहा कि मैंने अपना एक बेहद करीबी दोस्त खो दिया है। वह मेरे लिए भाई की तरह थे। उन्होंने राज्य के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कई विभागों को कुशलता से संभाला। यह राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उधर उनके निधन पर बेलगावी जिले के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही 1.5 वर्षीय मासूम और मां के हौसले को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि रोहिनिया गांव में एक महिला अपने 1.5 वर्षीय मासूम के साथ खेत की रखवाली कर रही थी। उसी दौरान अचानक बाघ आ गया और बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। मां ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और खूंखार बाघ के हमले सहती रही। ना तो भागने का कोई मौका था और ना ही लड़ने के लिए कोई औजार। लिहाजा बच्चे की सुरक्षा में कवच बनी मां ने जुबानी हमले को औजार बनाया और तब तक चीखती चिल्लाती रही जब तक कि बाघ उन्हें छोड़कर भाग नहीं गया। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं। इसी बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक 23 साल की युवती की स्कूटी गिरने के बाद करंट लगने से मौत हो गई। युवती का नाम अखिला था और वो एक स्कूल में काम करती थी। 5 सितंबर की रात में करीब 9:30 बजे वो घर लौट रही थी, तभी पानी से भरी सड़क में उनकी स्कूटी ने जवाब दे दिया। जल भराव इतना ज्यादा था कि स्कूटी आगे नहीं बढ़ रही थी। इसमें अखिला स्कूटी से उतर गई और पैदल ही चलने लगी। अचानक गड्ढे में पैर पड़ने से वो फिसल गई। पास में ही बिजली का खंभा था। सहारे के लिए जैसे ही अखिला ने खंभा पकड़ा, उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। कर्नाटक में भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सितंबर का पहला हफ्ता बीतने जा रहा है, लेकिन बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रविवार रात से शुरू हुई बारिश ने 3 दिन में बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया। बारिश की वजह से दिन भर बेंगलुरु के लोग बेहाल नजर आए। ऐसा लगने लगा जैसे सिलिकॉन सिटी में सैलाब आ गया। बेंगलुरु से सब कुछ ठप दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में बारिश ने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मौसम विभाग ने बेंगलुरु में अभी और बारिश की भविष्यवाणी की है।